हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और शायद उस पर होमवर्क भी दिया था, लेकिन आप लोगों ने कोई उसका आंसर रिप्लाई नहीं किया है। तो क्वेश्चन होमवर्क दिया जाए तो उसका आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में आके उसका आंसर बताएं, ताकि पता चले कि आपने सही बनाया है या नहीं। ठीक है, चलो। तो केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हम लोगों ने पहला लॉज पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ क्या बोलता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उस दौरान टोटल मास जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा, यानी थोड़ा भी मास जो है उसका लॉस नहीं होगा। जितना मास लोगे आप रिएक्शन शुरू करने के लिए, यानी एज ए रिएक्टेंट, तो उतना ही आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस फ़र्क ये था, इसका एक लिमिटेशन था। क्या था लिमिटेशन, कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ को क्या होता है, वैलिड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, कुछ मास जो होता है वो लॉस हो जाता है उसका, और वो मास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी आइंस्टीन, आपको याद होगा आइंस्टीन इक्वेशन, E बराबर mc², वहाँ जो m है वही वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसको मास डिफेक्ट कहते हैं। तो ये सब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ लिया, और उसके पे क्वेश्चन भी देख लिए थे, क्या कहा था, बहुत सिंपल था। नाउ देख, सेकेंड लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ, लिखोगे सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डिफिनिट प्रोपोर्शन। देखो, अभी जो इसके आगे जो भी लॉ हम बताएंगे उसमें पहले हम समझाएंगे, क्योंकि समझना ज़्यादा जरूरी है इन कंपेयर टू इसके डिफिनीशन से। डिफिनीशन ना भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसको समझ लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो हम पहले आपको समझाएंगे एंड देन डिफिनीशन लिखाएंगे। ओके, इसका क्या कह रहा है कि आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डिफिनिट प्रोपोर्शन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझो। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अब ये CO2 आप कहाँ से ला सकते हो, कई तरीके से आपको मिल सकता है। या तो आप मुंह से निकालो, वो भी CO2 है, गाड़ी से निकलने वाला भी CO2 है, इंडस्ट्री से निकलने वाला भी CO2 है, और पेड़ जो निकालता है वो भी CO2, रात में जो निकालता है पेड़ वो भी CO2 है। यानी CO2 का है, लेकिन फ़र्क क्या हो रहा है, सोर्स अलग अलग है। हम एक ह्यूमन बॉडी से निकल रहा है, गाड़ी से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, या फिर पेड़ से निकल रहा है, या फिर आपको कोई केमिकल रिएक्शन हो रही उसमें CO2 निकल रहा है। कहीं भी CO2 अगर निकल रहा है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये CO2 कहाँ से आ रहा है। अगर वो CO2 बना है, वो कंपाउंड बना है, केमिकल कंपाउंड, तो इसका मतलब है कि उसमें उसका जो एलिमेंट है कि वो कौन सा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, उसका रेशियो, उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब कैसे होगा, देखो, तो इसमें जो है कौन कौन है, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। CO2 में कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। इसमें कार्बन का मास कितना होगा, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का 32 ग्राम। इसको सिंपल करो और 4 से कट कर दो तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4 गुने 8 32। यानी ये जो है 3:8 यही है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। अब आपको कहीं से भी CO2 लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका सोर्स क्या है या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो यही होने वाला, क्या होगा, 3:8। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल से और समझाते हैं। देखो, ये है H2O, अब ये है वाटर। वाटर कई तरीके से आपको मिल सकते हैं। आपको घर में जो ट्यूबवेल से निकालो वो ले लो, या फिर आप फिल्टर्ड वाटर ले लो, या फिर RO का वाटर ले लो, या फिर कचरे ड्रेन नाली से पानी लेके आओ, नाली से उठा ले आओ, या फिर समुद्र से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर H2O बन रहा है
कहीं से भी अगर ये H2O बना है, आपको H2O मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा, इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, वहाँ पे फिक्स होगा। मतलब क्या होगा, जैसे देखो तो इसमें कौन कौन है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा कौन है, ऑक्सीजन। तो इस H2O में हाइड्रोजन का कितना मास है, पार्ट है 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का देखो 16 ग्राम। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो गया 1:8। ये वैल्यू आपको कहीं से भी अगर वाटर लेके आ रहे हो तो वहाँ पर ये जो 1:8 का रेशियो होगा किसमें, वाटर में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कहाँ से आया है, ये अगर वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा। अगर CO2 है उसमें कार्बन ऑक्सीजन का क्या रेशियो होगा, 3:8 होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर इसका डेफिनेशन लिखाते हैं। ठीक है, चलो तो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो इसका स्टेटमेंट, ये तो समझ में आ गया कि क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन। इसका स्टेटमेंट कहता है, स्टेटमेंट ऑल केमिकल कंपाउंड, ऑल केमिकल कंपाउंड्स फाउंड is found having, all chemical compounds is found having fixed या definite, fixed या फिर definite proportion, irrespective of their source या मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वही बात हो गई जो हम लोगों ने समझा है। क्या कर रहा है, जितने भी केमिकल कंपाउंड अगर पाए जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, फिक्स या फिर डिफिनिट प्रोपोर्शन होगा उसमें, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इररेस्पेक्टिव से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसके सोर्स से या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। यानी किसी भी तरीके से हम लोग वाटर कई तरीके से बना सकते हैं, CO2 कई तरीके से केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं, तो मेथड का प्रिपरेशन अलग अलग होगा। लेकिन अगर H2O बना है या फिर CO2 बना है, जो भी बना हो, तो उसमें जो उसका जो रेशियो है होगा उसके एलिमेंट का, वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो जल्दी से नोट करो, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। चल, तो अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डिफिनिट प्रोपोर्शन देखा। उसका क्या कहना था कि उसमें उसका सोर्स फर्क नहीं पड़ता, कोई भी केमिकल कंपाउंड है तो उसमें जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसका रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है या फिर उसका सोर्स क्या है। ओके, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1.8 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन गेव 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। यानी किसी मेटल है, उसका मास दिया है, उसको बर्न किया है किसमें, ऑक्सीजन में, तो बना है ऑक्साइड कितना, 3 ग्राम। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल, उसी मेटल को फिर हीट किया गया किसमें, स्टीम में, तब दिया है 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो बताइए, आपको शो करना है कि जो रिजल्ट है वो किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कर रहा है। तो कैसे करेंगे, तो अब जो ये ऑक्साइड बना है इसमें कौन कौन होगा, मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा पहला केस में, और दूसरा केस में मेटल होगा और स्टीम होगा, यही होगा ना। हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में रेशियो निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि दोनों रेशियो क्या हुआ, फिक्स हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलो करते हैं। मेथड नंबर 1, जो पहला मेथड है उसमें, फर्स्ट मेथड में कैसे तैयार किया है,
1 पॉइंट का सर्टेन मेटल को, यानी मेटल को और ऑक्सीजन है ना, और बनाया क्या है, ऑक्साइड। यही है। देखो तो आपको क्या दिया है, मेटल का मास कितना दिया है 1.8 ग्राम, ऑक्सीजन का मास हमें नहीं मालूम, और ऑक्साइड कितना बना है 3 ग्राम। तब ऑक्सीजन का मास कितना होगा, अभी इससे पहले जो कौन सा लॉ पर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बोला था वो, कि जो भी मास आप रिएक्टेंट का लोगे वही क्या मिलेगा, प्रोडक्ट का मिलेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन का मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, क्या करोगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हमको किसका मास निकालना है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का मास बराबर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड के मास में से इसको घटा नहीं देंगे, ये उधर चला जाएगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ मेटल होगा। अब वैल्यू पुट करो, मास ऑफ ऑक्साइड कितना देखो 3 ग्राम, और मास ऑफ मेटल कितना है 1.8 ग्राम, कितना हो गया 1.2 ग्राम, यानी ऑक्सीजन का मास कितना है 1.2 ग्राम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, किसका, उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है इस ऑक्साइड का, मेटल है और ऑक्सीजन है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, मेटल और नीचे में ऑक्सीजन, क्या होगा देखो। तो मेटल का मास कितना है 1.8 ग्राम और उसका 1.2 ग्राम, कितना हो गया 3:2। यानी जो पहला मेथड से जो ऑक्साइड बना है उसमें मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 3:2 है। ये हो गया पहला केस। अगला केस में क्या कर रहा है पढ़ो, अगला केस में कह रहा है 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल। अब एक काम करो, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर सेकेंड मेथड बता रहे हैं। कर लिए। अब सेम चीज़ है, अब सेकेंड केस में क्या करा है 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल को हीट किया गया है। अब कहाँ हीट किया गया, स्टीम में हीट किया गया, स्टीम में हीट किया गया है। अब यहाँ पे मास को भी चेंज कर दिया है, ये कितना है 1.5 ग्राम, और स्टीम में बना कितना है 2.5 ग्राम, उसमें कितना बना था 3 ग्राम, यहाँ पे बन रहा है 2.5 ग्राम। तो मास ऑफ स्टीम निकल जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, मास ऑफ स्टीम कितना होगा, वही हालत, मास ऑफ ऑक्साइड में से मास ऑफ मेटल को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 में से घटा दो 2.5 माइनस 1.5 कितना हो गया 1 हो गया। यानी मेटल सेकेंड वाले मेथड जो ऑक्साइड बनाए हैं उसमें मास ऑफ स्टीम कितना आ गया 1 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, जैसे ऊपर किए हैं रेशियो निकालेंगे। इन सेकेंड मेथड रेशियो किसका, मेटल का और स्टीम का। तो देखो तो मेटल का कितना है 1.5 और स्टीम का मास कितना है 1, ये कितना हो गया 10, पॉइंट नीचे जाएगा कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो गया 3/2। देखो तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गया, यानी हमने दो मेथड से एक ऑक्साइड बनाया है, लेकिन देखो दोनों में ही रेशियो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये लॉ किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो यही हमें शो करना था, हमने शो कर दिया। ठीक है, तो ये था सेकेंड लॉ, जल्दी से नोट करो, फिर अगला लॉ देखते हैं। ओके चल, तो हम लोगों ने दो लॉ पढ़ लिया। थर्ड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ, तीसरा लॉ है लॉज ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसा हम लोग ने पिछला लॉ में किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे। पहले इसको समझेंगे एंड देन फिर स्टेटमेंट पे जाएंगे। इसका समझना देखो कैसे कह रहा है। कह रहा है ये लॉ कहता है कि दो एलिमेंट हैं, एक है कार्बन या दूसरा ऑक्सीजन, फिर आगे हम दूसरा भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर अभी दो एलिमेंट लिए हैं, एक कार्बन लिए हैं और दूसरा ऑक्सीजन लिए हैं। ये दोनों आपस में कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद ये दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना रहा है दो कंपाउंड, एक बना रहा है CO और दूसरा बना रहा है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें इस कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन कौन एलिमेंट है? ऑब्वियसली दोनों कार्बन ऑक्सीजन से बना है तो कार्बन ऑक्सीजन ही होगा। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास कितना हो गया 12 ग्राम और ऑक्सीजन का देखो एक ही है तो क्या हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। इसमें आओ, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन ही है तो कार्बन का मास कितना है इसमें देखो तो इसमें भी 12 ग्राम ही है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है 32 ग्राम है। इन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का मास, कार्बन का मास है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। इन CO2 में कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। इसका क्या मतलब है समझो, इन कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है कितने से 16 ग्राम का ऑक्सीजन से। वहीं CO2 में कार्बन फिर यहाँ पर भी कितना है 12 ग्राम ही है, 12 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है कितना से 32 ग्राम ऑक्सीजन से। तो दोनों ही केस में ये कार्बन का मास क्या है फिक्स्ड है। देखो ये दोनों वैल्यू का सेम है, ये क्या है फिक्स है। अगर फिक्स नहीं होता, मान लो यहाँ पे होता 12 यहाँ पे होता 16, तो क्या करते इसको एक फिक्स वैल्यू लेते, वो हम अगला एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे उसमें। फिलहाल यहाँ पर देखो तो चूंकि दोनों वैल्यू सेम क्या है, यहाँ भी 12 ग्राम है, यहाँ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का 12 पार्ट क्या करता है कंबाइन करता है कितना से ऑक्सीजन के 16 पार्ट से, और CO2 में फिर उसी कार्बन का कितना 12 पार्ट ही कंबाइन करता है कितना से 32 पार्ट से, तो 32 पार्ट से यानी 32 ग्राम से, ठीक है। तो जिससे कंबाइन कर रहा है ना इसका फिक्स मास, उसका रेशियो क्या होना चाहिए एक सिंपल रेशियो होना चाहिए। मतलब तो यहाँ पे हियर इन CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड 12 पार्ट ऑफ किसका कार्बन कंबाइन विथ in carbon monoxide 12 part of carbon combines with 16 part of oxygen। वहीं in CO2 की बात करो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 12 पार्ट ही है, 12 पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइन विथ कितना से 32 ग्राम से, 32 ग्राम या 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड विच कंबाइंस विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट या फिक्स मास ऑफ यहाँ पे कौन है कार्बन, क्या होगा एक सिंपल रेशियो होना चाहिए। सिंपल रेशियो का मतलब होता है 1:1, 1:2, 2:1, 3:2, 2:3। ये सब कैसे रेशियो हैं सिंपल रेशियो में आते हैं। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड क्या होगा बोलो। देखो पहला में कितना है 16 और दूसरा में 32, तो ये क्या हो गया 1:2 आया, और ये रेशियो होता है एक सिंपल रेशियो। समझ में आया नहीं समझ में आया, ठीक है। ये जल्दी से नोट करो, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं उससे समझ में आ जाएगा। और
कर लिए? चल देख अगला एग्जाम्पल से समझ जाओगे। दूसरा हम लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों कंबाइन किया, कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाया है H2O और दूसरा बनाया है H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, आपस में कंबाइन कर रहा है, कंबाइन करके एक पहला कंपाउंड बनाया है कौन, H2O, दूसरा है H2O2। ठीक है, अब क्या है, इन H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें भी हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, इसका रेशियो हमें देखना है। तो इसमें देखो H2O में हाइड्रोजन का कितना पार्ट है, 2 ग्राम, ये है 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का देखो कितना है, 16 ग्राम। इस तरह इसमें देखो ये भी 2 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का देखो तो क्या 16 ग्राम ही है क्या, नहीं रहा, O2 है मतलब 32 ग्राम। तो यहां पर देखो फिर हाइड्रोजन दोनों में क्या है, फिक्स है, ऑक्सीजन जो है दोनों में एक फिक्स मार्क से कंबाइन कर रहा है। H2O में 16 ग्राम, ऑक्सीजन कितना से 2 ग्राम से कर रहा है, और H2O2 में 32 ग्राम 2 ग्राम से कर रहा है। यानी ये जो है 2 ग्राम, ये क्या हुआ, ये फिक्स हुआ, ये क्या हो गया, फिक्स हुआ। फिक्स मास से कंबाइन करने वाला वो जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे इन रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड which combines with fixed mass of, किससे कंबाइन कर रहा है, सॉरी कार्बन नहीं, हाइड्रोजन से, कितना हो गया बोलो, देखो तो इसमें कितना है 16 ग्राम और इसमें कितना है 32 ग्राम, 16/32, यहाँ पर भी क्या आ गया 1:2, ये क्या है, एक सिंपल रेशियो है। इसी को कहते हैं लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आ गया होगा अब, चलो जल्दी से नोट करो, फिर इसका स्टेटमेंट लिखाते हैं। चल तो अब हम लोग उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या कर रहा है, लिखोगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसका, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। ये कहता है व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस with other element, when one element combines with other element to form two or more compound, ratio of one element which combines with fixed mass of other element bears a simple ratio. Here simple रेशियो का मतलब क्या है, 1:1, 1:2, 2:1, 3:2,
2:3, यही सब हो, इसी सब रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो कहते हैं। तो यही स्टेटमेंट है, हम लोग देखो वही चीज़ बोल रहे हैं। हमने वहाँ पे भी क्या किया था, दो एलिमेंट कंबाइन किया था और उसमें एक का क्या था, फिक्स मास था और वो क्या कर रहा था, दूसरे से कंबाइन कर रहा था और जिससे वो कंबाइन कर रहा था उसका रेशियो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट देखो, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलो, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज वैलिड। बताओ क्या होगा। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन देखे थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे थे। कंबाइन करेगा कितना, सिर्फ दो एलिमेंट, भले ही कंपाउंड को कितना भी बना लें लेकिन कंबाइन कितना करना है, दो ही करना है। देखो अब तो देखो, तो इस केस में इसमें कितना एलिमेंट नज़र आ रहा है, एक सोडियम, दूसरा क्लोरीन और तीसरा ब्रोमीन, यानी यहाँ पे तीन एलिमेंट आ गए। तो होगा, नहीं होगा, तो ये हो गया नहीं। इधर आओ, यहाँ पर देखो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी तीन है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम, यहाँ पर भी तीन हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा, यानी दो ही एलिमेंट होंगे। यहाँ पे हम लोग इसका डिफिनेशन में ही क्या कर रहा है कि दो एलिमेंट क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और वो कंपाउंड दो से ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन कंबाइन कितना करेगा, सिर्फ दो एलिमेंट करेगा। तो यही है, आपको वही क्या फॉलो करेगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। द हाइड्रोजन कंटेन इन वन ऑफ दिस इज 5.93 एंड while in other is 11.2%। पहला में 5.93% है, दूसरा में 11.2% है। आपको शो करना है, दिखाना है कि ये जो है फॉलो कर रहा है किसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो बना लोगे, कैसे करोगे, अभी अभी हमने आपको बताया है क्या करना है, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है। कौन कौन कर रहा है देखो तो, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन किया है और बनाया है कितना कंपाउंड, दो कंपाउंड बनाया है। तो ये हो गया कंपाउंड 1, ये हो गया कंपाउंड 2। ठीक है, पहला। अब इस कंपाउंड में कौन कौन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, और तो कोई होगा नहीं, क्योंकि कंबाइन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कर रहा है। तो इसके कंपाउंड के अंदर में भी जो होगा सिर्फ हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो हाइड्रोजन का पहला कंपाउंड में देखो परसेंटेज दिया होगा कितना, 5.93। तो ये किसका है, ये दिया है हाइड्रोजन का कितना, 5.93। तो ऑक्सीजन का कितना होगा, तो 100 माइनस 5.93 कितना आ जाएगा, 94.07 होगा। तो पहला कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया था तो हमने ऑक्सीजन का निकाल लिया, कैसे, 100 में से माइनस कर दिया। जैसे इसमें इधर किया वैसे ही हम लोग फिर इधर भी करेंगे। एक है कौन, इसमें भी इसमें कौन होगा, इसमें भी होगा हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो देखो हाइड्रोजन का इसमें भी दिया हुआ है कितना, 11.2। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, फिर जैसे यहाँ पर क्या किए, 100 में से माइनस किए, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, 100 माइनस 11.2 घटा दो तो वैल्यू आ जाएगा 88.8। अब दोनों में आ गया, हमें हाइड्रोजन का तो दिया ही हुआ था, ऑक्सीजन का भी परसेंटेज आ गया। लेकिन हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़े हैं, लॉ में क्या होता है कि एक फिक्स पार्ट से कंबाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे गौर करो, तो क्या कोई नज़र आ रहा है फिक्स पार्ट, यहाँ पे 5.93 पार्ट कंबाइन कर रहा है कितना से, 94.07 से, और इसमें 11.2 पार्ट कंबाइन कर रहा है 88.8। तो फिक्स तो नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें करना क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू लेना होगा। कैसे लेना होगा यही दिखाना है आपको। देखो क्या करोगे, इन
कंपाउंड 1 की बात करो, कितना है 5.93 पार्ट 5.93 पार्ट किसका ऑफ हाइड्रोजन का कंबाइन करता है, कंबाइंस विथ कितना 94.07 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से। ये यहाँ से आ गया। अब इसमें हमें क्या लेना है, फिक्स पार्ट लेना है। तो हम क्या करें, 5.93 पार्ट करें तो हम क्या करें, तो 1 पार्ट कितना से करेगा, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ कितना हो जाएगा 94.07 और नीचे में 5.93 होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 16 पार्ट। यानी पहला कंपाउंड में ये मालूम हो गया कि एक पार्ट जो है कितना से, ऑक्सीजन के 16 पार्ट से कंबाइन कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसा इधर हुआ वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कंपाउंड में करेंगे। अब क्या करें हम, एक काम करो जल्दी से नोट करो, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं तो हम फिर इसे वैसा जैसा किया उधर ऐसा करेंगे इसके साथ। कर लिए, चल अब देख, तो जिस तरह से कंपाउंड 1 में किए हैं यानी हमारा फिक्स पार्ट यहाँ पर कितना हो गया, 1 पार्ट हो गया फिक्स पार्ट। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे इन सेकेंड कंपाउंड, कितना 11.2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ, और अगर यहाँ पे मालूम है क्या चीज़, अगर ये जैसे 5.93 पार्ट यहाँ पे जैसा दिया है वैसे यहाँ पे भी 5.93 पार्ट होता तब फिर हमें ये करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि फिर क्या हो जाता, दोनों फिक्स हो जाता। इसे हम लोग ने एग्जाम्पल में देख कर समझा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहला कंपाउंड में 5.93 पार्ट कर रहा है, दूसरा में 11.2 कर रहा है। हमें इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एक फिक्स पार्ट लेना पड़ रहा है। तो उसी तरह से हमने यहाँ क्या निकाला, फिक्स पार्ट 1 पार्ट यहाँ फिक्स कर दिया है। उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो 11.2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 88.8 पार्ट ऑफ किससे, ऑक्सीजन से। तो बताओ 1 पार्ट कितना से करेगा, कंबाइंस विथ 88.8 बाई 11.2। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये जाएगा 8, यानी 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से। तो पहला कंपाउंड में एक पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, और दूसरा कंपाउंड में 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। तब हम क्या करेंगे फिर बोलो, हाँ, जिससे जो कंपाउंड एक फिक्स पार्ट से कंबाइन कर रहा है उसका क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो ऑफ इसका ऑक्सीजन का, यही ना कंबाइन कर रहा है फिक्स पार्ट से इसके हाइड्रोजन के, तो क्या हो जाएगा बोलो। पहला देखो कितना है 16 और दूसरा में 8, तो कितना आ गया 2:1 आ गया। ये वैल्यू क्या है, एक सिंपल रेशियो है, इसलिए इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो यही है क्वेश्चन, इसी तरह से बनाया जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है। जब भी दिया तो आपको क्या करना होगा, एक फिक्स पार्ट निकालना होगा और उससे कंबाइन कराना होगा दूसरे एलिमेंट को, और दूसरा एलिमेंट जो कंबाइन करके जो वैल्यू आएगा उसका हमको क्या निकालना होगा, रेशियो। और वो रेशियो क्या आना चाहिए, सिंपल रेशियो आना चाहिए। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कार्बन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन। कार्बन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, टू फॉर्म 3 कंपाउंड्स A, B and C. The percentage of hydrogen in A, B and C are 25%, 14.3% and 70.7% respectively. Which law
ऑफ केमिकल कम्बिनेशन डज दिस एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट, यानी कौन सा लॉ जो है केमिकल कम्बिनेशन का अब इसको इस एग्जाम्पल को फॉलो कर रहा है। तो कैसे करोगे, तो देखो तो कंबाइन कौन कौन कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी दो ही एलिमेंट है जो कंबाइन कर रहा है ना। तो कंबाइन करके क्या क्या बना रहा है, यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगा, चलो ठीक है। तो कंबाइन करके क्या बना रहा है, तीन एलिमेंट बना रहा है, कौन कौन, ए बी एंड सी, तीन कंपाउंड है ए बी एंड सी, और तीनों में कौन कौन होगा, या कार्बन होगा और सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या करना होगा, दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा और फिर एक फिक्स मास लेना पड़ेगा, वही चीज़ है। चलो तो इन कंपाउंड ए देखो तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है कितना, 25, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, क्या करोगे, हाँ 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75, ये हो गया ए में। दूसरा में चले, इन कंपाउंड बी, बोलो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है कितना, 14.3, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, 100 माइनस 14.3 कितना हो जाएगा, 100 में से 14 गया 86, 86 में गया 3, 85.7 होगा। तीसरा और भी है, इन कंपाउंड सी, बोलो इसमें भी दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना, 7.7, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, 100 में से माइनस करो, 100 माइनस 7.7 कितना हो जाएगा, 100 में से 7 गया 93, 93 में से फिर 7 गया तो 92.3। तो ये देखो तीनों ही कंपाउंड में हमें सभी का परसेंटेज आ गया, लेकिन किसी भी कंपाउंड में हमें फिक्स वैल्यू नज़र नहीं आ रहा है। इसमें 25% कंबाइन कर रहा है, 25 पार्ट्स कंबाइन कर रहा है 75 पार्ट से, इसमें 14.3 पार्ट्स कंबाइन कर रहा है 85.5 से, और यहाँ पे 7.7 कंबाइन कर रहा है 92.3 पार्ट से। तो फिक्स तो नहीं है। तो पिछला क्वेश्चन में क्या किए थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे, क्या करेंगे, एक फिक्स वैल्यू लेंगे। तो क्वेश्चन तुम लोग नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, जैसा पिछला क्वेश्चन में किया था वैसा ही करेंगे। हमें क्या करना होगा, एक फिक्स वैल्यू लेना पड़ेगा और फिर क्या करेंगे, तो बोलो इन कंपाउंड ए, है ना, इन कंपाउंड ए कितना पार्ट देखो कर रहा है, 25 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ कितना से, 75 पार्ट से, 75 पार्ट ऑफ कार्बन, है ना। तो बोलो तो क्या करेंगे, फिर एक पार्ट ले लेंगे। तो एक पार्ट कितना से करेगा, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 75/25 कितना हो गया, 3 पार्ट ऑफ कार्बन। ये हो गया कंपाउंड 1 में। फिर अगला कंपाउंड में लेते हैं, इन कंपाउंड बी, फिर ऐसे ही इसमें देखो तो कितना कर रहा है, 14.3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ कितना से, 85.7 पार्ट ऑफ कार्बन कर रहा है ना। तो एक पार्ट कितना से करेगा,
तो वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कितना से देखो तो कितना है 85.7 बाई 14.3। इसको कल्प करोगे तो वैल्यू आ जाएगा लगभग 6 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2। इसी तरह से फिर क्या करोगे, तीसरा लोगे, इन कंपाउंड 3, नहीं सी नहीं है 3 है, सी में क्या कर रहा है 7.7 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ कितना से देखो 93 पार्ट ऑफ कार्बन। तो 1 पार्ट कितना से 92.3 और नीचे में 7.7। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 12 पार्ट। तो ये हमें मालूम हो गया, फिक्स पहलू मालूम हो गया, यानी पहला कंपाउंड ए में एक पार्ट जो है कंबाइन करता है कितना से 3 पार्ट से, दूसरा में एक पार्ट 6 पार्ट से, और तीसरा में एक पार्ट 12 पार्ट से। अब क्या करेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे, जिससे क्या कर जो फिक्स वैल्यू से कंबाइन कर रहा होगा उसका। तो फिक्स वैल्यू से कौन कौन कंबाइन कर रहा है, कार्बन कर रहा है, उसका देखो तो पहला में क्या है, तो रेशियो ऑफ कार्बन इन ए बी एंड सी क्या हो जाएगा बोलो, पहला में है 3, दूसरा में 6 और तीसरा में 12। ये सिंपल तो नहीं हुआ, इसको सिंपल करो तो क्या हो जाएगा, 3 से कट करो, 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 3 चौका 12, कितना हो गया 1:2:4। ये आपका एक सिंपल रेशियो आ गया और यही है, ये सिंपल रेशियो हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे और कोई वैल्यू होता तो हम और इसको सिंपल करते हैं, हमें क्या करना है एकदम नीचे तक जाना होता है। ठीक है, उसी को हम लोग सिंपल रेशियो बोलते हैं। तो ये था आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, एक लॉ और बचे हुए हैं उसको बताते हैं। चल, तो इस तरह से हम लोगों ने आज 2 लॉ पढ़ा। इससे पहले पिछला क्लास में हम लोगों ने 1 लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो तीनों में आपको थोड़ा थोड़ा आगे चल के यूज़ पड़ता है, खासकर पहला वाला लॉ का ज़्यादा यूज़ पड़ता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन बनाने में बहुत काम देता है। ठीक है, और ये सब जो है इस सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझना था, मैंने आपको कोशिश किया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बच गया हमारा 2 लॉ और, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो वो दोनों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे जितना अगर होमवर्क दिया जाए तो उसका आंसर बताया करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।